Hello guys, good morning to all. My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Funda. So here's the complete newspaper analysis of 31st March and 1st April. तो आज अप्रैल फूल डे भी है कोई बात नहीं, आप अप्रैल फूल मनाइए सबको। और अपन पहली न्यूज़ अपनी देखते हैं। आज मैं कोई अप्रैल फूल नहीं बना रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। मणिपुर रिट्रैक्ट्स लेटर ऑन रेफ्यूजीज़। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात हो रही है वो हो रही है कि जो मणिपुर में रेफ्यूजीज़ आए, रेफ्यूजीज़ किसे बोलते हैं? जो बाहर के देशों से अपनी जान बचाकर भाग के आए। रेफ्यूजी उन्हें बोला जाता है जो जान बचा के इंडिया में शरण लेते हैं, उनको रेफ्यूजी बोलते हैं। जैसे म्यांमार के लोग, म्यांमार के लोग, क्योंकि आपको पता है म्यांमार में स्टेट पहले कौन आए थे? म्यांमार के लोग आए थे, क्योंकि वहाँ पे अब स्टेट खत्म हो चुकी है, डेमोक्रेसी बिल्कुल खत्म। रीज़न भी कि वहाँ जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको हटा दिया गया, वहाँ पे मिलिट्री का शासन हो गया, इसीलिए वो लोग को इतना मार पीट रही है, तो लोग भाग भाग के यहाँ आ रहे हैं। तो मणिपुर गवर्नमेंट ने ये कहा जो भी लोग भाग के आ रहे हैं हम उनको काम देंगे। किसके तहत? मनरेगा के तहत। एक ही स्कीम है जिसके तहत सबको काम मिलता है, वो है एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। इसका आपको थोड़ा जानकारी होनी चाहिए और अपनी न्यूज़ काम की नहीं है, एमजी नरेगा काम की है। तो एमजी नरेगा के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। एमजी नरेगा बनी कैसे है? सबसे पहले याद रखिएगा, एमजी नरेगा बनी कैसे? तो एक एक्ट के थ्रू बनी है। एमजी नरेगा का एक्ट है जो 2005 में आया था। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ याद रखेंगे, एमजी नरेगा का एक्ट है जो 2005 में आया था। और इसमें 100 डेज का याद रखिएगा, कंपलसरी देना ही देना है। कंपलसरी जॉब दी जाती है, कंपलसरी जॉब दी जाती है। कितने दिन के लिए? 100 दिन के लिए। साल में 100 दिन के लिए कंपलसरी जॉब मिलेगी इन रूरल एरिया। रूरल एरिया में मिलेगी और रूरल पीपल को ही मिलेगी, जो गांव के लोग हैं उन्हीं को जॉब मिलेगी। ये ऐसा इसमें बोला गया है एमजी नरेगा में। तो आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो 2-3 चीज़ याद रखनी है। एमजी नरेगा किस एक्ट के थ्रू बना, कितने दिन की जॉब मिलती है। और इसमें अब पहले इसमें कम पैसे मिलते थे, अब बढ़ा भी दिया है ड्यू टू कोविड क्राइसिस, और इन दिनों को भी बढ़ाया गया था एक अमेंडमेंट करके कि कोरोना क्राइसिस है तो इनको बढ़ा दो। तो थोड़ा एमजी नरेगा के बारे में इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। एमजी नरेगा से अभी तक जितने क्वेश्चन आए वो यही पूछे गए और नहीं पूछा जाएगा। इसकी फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेते हैं, तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, MGNREGS। इसकी बता रहा हूँ, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। बस, और कुछ नहीं पूछा जाएगा। आगे चलते हैं। गुड नेबर्स। तो अभी आपको पता है कि हमारे जो मोदी साहब हैं वो बांग्लादेश की यात्रा पे गए हुए हैं। बांग्लादेश की यात्रा पे गए हुए हैं, क्यों गए? क्योंकि बांग्लादेश ने 50 ईयर्स कंप्लीट कर दिए। मतलब 50 साल पहले बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, तो 50 ईयर कंप्लीट हो गए इन 2021। उसी को मनाने के लिए हमारे मोदी साहब वहाँ की यात्रा पे गए। 50 ईयर्स हो गए, 50 ईयर्स ऑफ वॉर ऑफ लिबरेशन। याद रखिएगा कब आज़ाद हुआ था? 1971 में आज़ाद हुआ था। इस साल 21 है, इसलिए यहाँ पे गए। एक इंपॉर्टेंट बात तो ये हो गई। फिर एक इंपॉर्टेंट बात इसमें जो लिखी गई है एडिटर में, वो तो तीस्ता रिवर का। तो मैंने आपको बता दिया कि तीस्ता रिवर पे दोनों का एग्रीमेंट नहीं हो पाया। तीस्ता रिवर जो है वो आपको पता है सिक्किम से फ्लो करती है। मैं कल भी बताया था, तीस्ता रिवर जो है वो सिक्किम के अंदर से फ्लो करती है। जैमू ग्लेशियर है, वहाँ से निकलती है और उसके बाद वो बांग्लादेश में चली जाती है। तो मैं आपको बताया था। इसमें एक और चीज़ बात लिख रही है कि इस साल हम गांधी पीस प्राइज़, आपको पता है जो गांधी पीस प्राइज़ है वो इस बार किसको मिलने वाला है? एक तो है मुजीबुर रहमान। मुजीबुर रहमान कौन है? जो शेख हसीना है उनके पिताजी, मुजीबुर रहमान, इनको मिल रहा है। याद रखिएगा, ये जो है शेख हसीना के पिताजी हैं, इनको ही मिल रहा है मुजीबुर रहमान इस साल का गांधी पीस प्राइज। एक और है जिनको मिल रहा है, उसका नाम बताएंगे, जो अरब से हैं थोड़ा सा। आज क्वेश्चन यही है कि एक और गांधी पीस प्राइज, आपको पता है 2020 के लिए इन्हें मिल रहा है, 2019 के लिए किसे मिल रहा है गांधी पीस प्राइज। तो आज का सवाल ये है, गांधी पीस प्राइज 2019 के लिए किसके मिल रहा है। और इसमें डिटेल लिख रही है कि हमारे संबंध ऐसे थे, हमारे संबंध वैसे थे। अपने काम का नहीं, अपने काम का जो है वो 3 चीज़ मैंने बता दी। क्यों गए हैं मोदी साहब, किस लिए गए हैं, तीस्ता रिवर पर एग्रीमेंट नहीं हो पाया है, और गांधी पीस प्राइज जो मिल रहा है मरणोपरांत 2 लोगों को मिल रहा है। एक तो शेख मुजीबुर रहमान और एक दूसरे आदमी कौन है, उनका आज अपने को नाम बताएंगे। मैं पढ़ा चुका हूँ ये। आगे चलते हैं। रोड टू प्रोग्रेस, ये एक्चुअली एडिटर लिखा था, ठीक है एडिटोरियल, लेकिन आपके जो डिफेंस पर्सन है उनके लिए इतने काम का नहीं है। फिर भी कहीं आप इस पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं। मैं पूरा नहीं समझा रहा हूँ, केवल सेकंड पेपर में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारी जो महिलाएं हैं, हम उन्हें जब वो फार्म में काम करती हैं, जब आपको पता है हमारे गांव में अपने जितने आदमी काम करते हैं उनसे ज़्यादा महिलाएं फार्मिंग में लगी हुई हैं, लेकिन उन्हें उसका फार्मिंग का कोई पैसा नहीं मिलता है। यहाँ तक कि जब वो हाउस होल्ड वर्क करती हैं, हमें पता है कि हाउस होल्ड वर्क करती हैं तो किसी महिला को हाउस होल्ड वर्क का कोई पैसा नहीं मिलता। ऐसी जो लेडीज़ फार्मिंग करती हैं, जैसे आदमी है वो फार्मिंग करने जाता है तो उसको उससे ज़्यादा पैसा मिलता है एक्सेस में। और कहीं कहीं देखा गया कि दोनों में सिमिलैरिटी नहीं है। जैसे एक खेत पे अगर एक महिला काम कर रही है और उसी खेत पे अगर एक आदमी काम कर रहा है, तो आदमी की सैलरी ज़्यादा होती है और महिला की सैलरी कम होती है। अगर कोई झाड़ी पे भी काम करवा रहा है, मतलब डेली वेजेस, झाड़ी बोलते हैं डेली वेजेस को।
तो ये भी पाया गया। और अगर वो अपना लैंड है तो आपको सबको ही पता है कि उसमें कोई पैसा नहीं मिलता। तो ये गवर्नमेंट ये बोल रही है कि ठीक है, हम मानते हैं कि आप फार्मिंग पे काम कर रहे हैं, आप पैसा नहीं दे रहे, तो हमें जो लेडीज़ हैं उनको प्रेरित करना चाहिए कि वो डेयरी फार्मिंग में उतरें, डेयरी फार्मिंग में उतरें। ये सही चीज मेरे को लग रही है, डेयरी फार्मिंग एंड कोऑपरेटिव्स में वो अपना समूह बनाए। कोऑपरेटिव्स क्या होता है, सारी लेडीज जो मिलके हैं वो समूह बना लेती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेती हैं। उन्हें यही करना चाहिए, जैसे सारी महिलाएं तो क्या करें कि दूध का कोऑपरेटिव बना लें, मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लें, और पूरी गांव की महिला इसमें हेल्प करें और सारा दूध एक जगह इकट्ठा करें, उसको पैक्ड करके बेचें। तो इससे क्या होगा, इनकी आमदनी बढ़ जाएगी। तो जब भी आप अगर वुमेन को एम्पावर करने की बात कर रहे हैं तो आप उसमें एक इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं कि हाउस होल्ड वेजेस नहीं मिल रहे हैं, ना फार्मिंग पे वेजेस मिल रहे हैं, इसीलिए गवर्नमेंट प्रयास कर रही है कि उन्हें डेयरी फार्मिंग में लगाया जाए, ताकि डेयरी फार्मिंग में उनके पास एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ सके। तो ये इस एडिटोरियल में पूरा लिखा था और किसी काम का नहीं है। आपके लिए जितना काम का पॉइंट था वो मैंने एकदम टारगेट हिट करके बताया, तो आप ये कहीं यूज कर सकते हैं। आगे चलते हैं। रिसर्चर्स फाइंड न्यू बटरफ्लाई स्पीसीज। तो आपको बस इसका नाम याद रखना है, सदाशिवान ये लास्ट में इसका नाम है, बस आपको ये याद रखना है। पूरा नाम तो आप याद नहीं कर पाएंगे, नकाडाबू सिन्हाला रामास्वामी सदाशिवन। तो बस आपको याद रखना रामास्वामी ये नई प्रजाति की बटरफ्लाई पाई गई है। कहाँ पाई गई है, तो अगस्तमलाई हिल है, आपको याद होना चाहिए। अगस्तमलाई, दोदा बेटा, ये सारी हिल कहाँ पर है, ये सारी वेस्टर्न घाट में। तो याद रखिएगा कहाँ मिली है नई, वो डायरेक्ट ये पूछ लेगा कि अगस्तमलाई कहाँ पे है, तो आपको याद होना चाहिए अगस्तमलाई जो है वो हमारी वेस्टर्न घाट में पाई जाती है, और इससे ज़्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक सवाल ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुका है कि वेस्टर्न घाट कितने स्टेट से पास होता है, ये आज का सवाल है। वेस्टर्न घाट कितने स्टेट में आता है, या तो ये बता सकते हैं। एक सवाल ये पूछा गया है कि वेस्टर्न घाट कितने स्टेट से पास हुआ है, एक ये पूछा गया है कि वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट कहाँ मिलते हैं, किस जगह पे मिलते हैं, उसकी लोकेशन पूछी गई है। तो ये दो सवाल ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुका है। जिन बच्चों को आते हैं वो सब आंसर देंगे कि वेस्टर्न घाट पहली बात है कितने स्टेट से पास होता है, और वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट किस लोकेशन पे मिलते हैं। ये ऑलरेडी यूपीएससी सिविल सर्विस में पूछा जा चुका है। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप लोग इसका आंसर देंगे। मैं आगे चलता हूँ। वर्क विद इंडिया ऑन फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सीतारमन अर्जेस एनडीबी। तो एनडीबी की से बात हो रही है। एनडीबी की फुल फॉर्म है न्यू डेवलपमेंट बैंक, याद रखेंगे। एनडीबी की फुल फॉर्म है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ऑलरेडी जो 2 बिलियन शायद, हाँ 2 बिलियन का जो लोन है वो ऑलरेडी एनडीबी बैंक ही दी थी इन द कोरोना क्राइसिस, ताकि हम हेल्थ पे ज़्यादा खर्च कर सकें। तो हम थोड़ा एनडीबी के बारे में पढ़ लेते हैं कि एनडीबी क्या है। एनडीबी है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसी को हम बोलते हैं ब्रिक्स बैंक, क्योंकि इसे ब्रिक्स नेशन ने ही बनाया है। ब्रिक्स नेशन में कौन कौन से आते हैं ये याद रखिएगा। पहले ब्रिक्स ही था केवल, बाद में एस हो गया है। पहले थे ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, केवल 4 ही नेशन थे, और बाद में साउथ अफ्रीका और इसमें ऐड हुआ। तो साउथ अफ्रीका जो है वो इसका फाउंडिंग मेंबर नहीं है। साउथ अफ्रीका जो है ब्रिक्स नेशन में बाद में ऐड हुआ है इन 2005 आई थिंक। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो ब्रिक्स बैंक है। इसमें 40% वर्ल्ड पॉपुलेशन आती है। कभी कभी ये स्टेटमेंट भी आ जाते हैं सिविल सर्विस में, खासकर आते हैं, आपके में इतना नहीं पूछा जाता है कि इसमें 40% वर्ल्ड पॉपुलेशन और 25% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी है ब्रिक्स बैंक के अंदर। ब्रिक्स बैंक नहीं, मतलब पूरे ब्रिक्स, ये जो 5 नेशन मिलके इनकी जीडीपी 25% बनाती है पूरे वर्ल्ड का, और पॉपुलेशन 40% यहाँ रहती है। इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा शंघाई में, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। एनडीबी बैंक किससे रिलेटेड है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछता है आपके एग्जाम में। मैं सिविल सर्विस लेवल का नहीं पढ़ा रहा हूँ, याद रखिएगा, मैं डिफेंस लेवल का पढ़ा रहा हूँ, जो आपके सीएपीएफ, सीएच, सीडीएस, एफकेट इन सब में पूछा जाता है। इसीलिए बहुत डिटेल में भी एनडीबी को मैं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन आपके किसी काम का नहीं। तो जितना मैं बता रहा हूँ केवल उतना ही याद करके जाइएगा। और एक ये वोट का भी थोड़ा जान लीजिए। जैसे वर्ल्ड बैंक में क्या होता है, वर्ल्ड बैंक में होता है कि जितना पैसा हर कंट्री, जैसे मान के चलिए इंडिया ने 1% पैसा वर्ल्ड बैंक को दिया है, तो इंडिया के पास केवल 1% का ही वोटिंग राइट होगा। लेकिन ब्रिक्स बैंक में ऐसा नहीं होता। ब्रिक्स बैंक ने क्या करा है कि इन 5 कंट्रियों को एक वोटिंग राइट दे रखा है, 5 को। तो 5 के पास वीटो पावर है, अगर कोई भी कंट्री मना कर देती है तो वो फैसला नहीं लेते। इसीलिए ये बैंक थोड़ा सही लगता है, ये सबको बराबरी का हक देता है। लेकिन वर्ल्ड बैंक में वोटिंग शेयर में वो थोड़ा बता देता हूँ। वर्ल्ड बैंक में क्या होता है, जैसे सबसे ज़्यादा वर्ल्ड बैंक में पैसा इन्वेस्ट करता है चाइना, रशिया, अमेरिका, तो इन लोगों को ज़्यादा वोटिंग पावर है। लेकिन इंडिया कम पैसे डालता है उसमें, इसीलिए इंडिया को कम वोटिंग पावर है। तो ये दोनों में थोड़ा डिफरेंस हो गया। आगे चलते, गवर्नमेंट शार्पली कट रेट्स ऑन स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट। तो गवर्नमेंट ने
जितना भी आपको ब्याज मिलता था, जितना भी आपको इंटरेस्ट मिलता था इन सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स पे, कौन कौन से सेविंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे हमने एफडी कर दी, या हमने कोई प्रोविडेंट फंड स्कीम चल रही है, हमारे किसान विकास पत्र होते हैं, या सुकन्या समृद्धि योजना चलती है, तो इन सब पे क्या होता है, हमारा गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट कह रहा हूँ, जो हम बैंक में सेविंग डिपॉजिट करते हैं, आपको पता है बचत खाता जिसे बोलते हैं, तो उसमें हमको ब्याज मिलता था, जितना पैसा जमा कर रखा उस पर ब्याज मिलता था, तो गवर्नमेंट ने इस ब्याज को अब कम कर दिया। ये मैं एग्जाम में आएगा, एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि सरकार ने इस बैंक पे कितना ब्याज कम कर दिया, ये मैं आपकी जनरल चीज के लिए बता रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है, ऐसा हुआ क्यों, कि गवर्नमेंट को ये कम क्यों करना पड़ा, बिकॉज जो इन्फ्लेशन थी वो ब्रीच कर गई 6% मार्क। मैं आपको रोज बताया कि हमारे इंडिया में इन्फ्लेशन जो है वो टारगेट होती है, इन्फ्लेशन को हमें टारगेट करना पड़ता है कि इन्फ्लेशन जो हमारी 4+-2 रहनी चाहिए। 4+-2 क्या मतलब, 2 से कम नहीं और 6 से ज्यादा नहीं, इसके बीच में हमारी इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, महंगाई इसके बीच में रहनी चाहिए। लेकिन अभी क्या देखा गया कि इन्फ्लेशन जो है वो 6% से ज्यादा क्रॉस कर गई, 6% से ज्यादा महंगाई बढ़ गई, इसीलिए हम महंगाई हो गई। महंगाई मतलब मार्केट में ज्यादा पैसा चला गया है। महंगाई का मतलब सिंपल बात यह है कि लोगों के पास ज्यादा पैसा है। अब लोगों के पास पैसा कम करने के लिए क्या करेगी कि सरकार ऑलरेडी जहां से उन्हें पैसा बनता था वहां पैसा कम कर देगी। तो लोगों के पास ज्यादा पैसा क्यों आ रहा था, क्योंकि उन्हें ज्यादा ब्याज मिल रही थी, इसीलिए लोगों के पास ज्यादा पैसा आ रहा था। तो अब सरकार क्या कह रही है कि हम ब्याज कम कर देंगे तो लोगों के पास पैसा कम पहुंचेगा, इसकी वजह से जो महंगाई है वो कम हो जाएगी। ये सिंपल तरीका है एकदम, हिंदी में जो हिंदी में बता रहा हूं ऐसे ही होता है। ये क्यों करती है सरकार, रेपो रेट बढ़ा देती है, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देती है, इसका सिंपल लॉजिक यही है। इन्फ्लेशन कब होती है, मार्केट में जब पैसा ज्यादा चला जाता है तभी इन्फ्लेशन होती है। अगर मार्केट से पैसा सारा खींच लेगी सरकार तो उसे डिफ्लेशन बोलते हैं, सस्ता हो गया बहुत ज्यादा। तो उससे क्या करती है, जब सस्ता हो जाता है तो क्या करती है बैंक एकदम लोन सस्ते कर देती है, मतलब 6% पे 5% पे लोन कर देती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लोन लें और मार्केट में पैसा चला जाए इन्फ्लेशन हटाने के लिए। लेकिन अभी इन्फ्लेशन हमारी ज्यादा हो गई है, तो अब इन्फ्लेशन को कम करने के लिए सरकार क्या कह रही है कि हम सारा पैसा खींच लेंगे। तो ये आप इसकी बात हो गई, इसीलिए ये जितने भी रेट्स हैं कम किए गए। ये इसका लॉजिक है। मैं सिंपल आपको लॉजिक बताना चाह रहा था कि ऐसा हुआ क्यों है। लोगों को ये नहीं पता कि सरकार अपने मनमाने तरीके से कुछ भी कर रही है, तो ऐसा नहीं है, कोई लॉजिक होता है तभी कर रही होती है। ये आपके एग्जाम में इन्फ्लेशन टारगेटिंग पूछा जा सकता है, ये नहीं पूछा जाएगा। आगे चलते हैं, री एग्जामिनिंग द ईपीएफ टैक्स रूल्स। तो ये मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, ऐसा काम का नहीं है। सबसे पहले ईपीएफ आपको एनवायरमेंट कह रहा हूँ, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड होता है। आपको ये पता है कि इसमें क्या होता है, कोई भी आदमी जो काम कर रहा होता है उसका 12% जो है वो अपनी जेब से देता है, एम्प्लॉयर देता है, और 12% जो है वो एम्प्लॉय देता है जिसके यहाँ वो काम कर रहा होता है। तो 12% 24% किसका, जो उसकी सैलरी होती है, 12% उसकी सैलरी का और 12% एम्प्लॉय, मतलब 12% वो खुद देगा और 12% जिसके यहाँ वो काम कर रहा है, मतलब 24% टोटल जो है वो एक सेविंग अकाउंट में जमा हो जाता है। सेविंग अकाउंट में जमा हो जाता है जिसे हम ईपीएफ अकाउंट भी बोलते हैं। क्यों, ताकि उस पैसे को फ्यूचर में यूज कर सके एज अ सेविंग। तो उस पर क्या करती है कि जब ये पैसा बहुत ज्यादा लोगों का सेव होने लग जाता है ईपीएफ अकाउंट में, बहुत ज्यादा पैसा, क्योंकि सबका जाता है ईपीएफ अकाउंट में पैसा, तो इतने सारे पैसा भाई आपका पड़ा है, तो सरकार उसको क्या करेगी, सरकार उसे इन्वेस्ट करेगी। तो जब वो इन्वेस्ट करती है तो सरकार उस पर आपको ब्याज देती है। आपका पैसा भाई आपने अकाउंट में डाल रखा है, जब आप नॉर्मल सेविंग अकाउंट में पैसा डालते हो तो उस पर भी तो आपको ब्याज मिलती है। तो ऐसे अगर ईपीएफ अकाउंट में आपका पैसा है तो उस पर भी आपको ब्याज मिलती है। तो इसको जो ब्याज चलती थी वो 8.5 चलती थी। तो इस बार भी ईपीएफ वालों ने यही कहा। ईपीएफ में कौन डिसाइड करता है कि ब्याज कितनी होनी चाहिए, तो याद रखिएगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी होते हैं, सीबीटीज। जो सीबीटी होते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, वो डिसाइड करते हैं ईपीएफ में कि कितनी ब्याज रहनी चाहिए। तो 8.5 चली आ रही थी, तो अब भी उन्होंने कह दिया कि हम इतने सक्षम है कि अब भी हम इतना ब्याज दे सकते हैं। लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री ये बोली कि अभी इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई है, आपको मैंने अभी ऊपर बताया कि वो सब पे ब्याज कम कर रही है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री यही बोल रही है कि हम ईपीएफ पे भी अब इतनी ब्याज नहीं दे पाएंगे, आप कृपया करके इस ब्याज को 8% से कम करिए। अभी 8.5 बोलिए, ईपीएफ वाले तो बोल दिए कि हम तो भाई ब्याज देने के लिए रेडी हैं, लेकिन गवर्नमेंट अब रेडी नहीं हो रही है। तो यही इसमें एडिटर में रखा गया कि री एग्जामिनिंग द ईपीएफ टैक्स रूल्स, किसको फायदा हुआ किसको नुकसान होगा, अपने काम का नहीं है। अपने काम का जो था मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। आगे चलते हैं, पाकिस्तान अलाउ इंपोर्ट ऑफ कॉटन एंड शुगर फ्रॉम इंडिया। अब पाकिस्तान ने अलाउ कर दिया कॉटन एंड शुगर, अपने काम का ये कुछ नहीं है, बस अलाउ करा। ये एक चीज ध्यान में रखेंगे, कभी लिखने को आ जाए तो इसे लिख सकते हैं कि पाकिस्तान ने अलाउ कर दिया है। अपने काम का जो है, हु इज द कॉटन प्रोड्यूसिंग, सबसे ज्यादा कॉटन कहाँ पाया जाता है पूरे विश्व भर में, तो याद रखिएगा इंडिया। सबसे ज्यादा जो है इंडिया कॉटन प्रोड्यूस करता है पूरे वर्ल्ड में। एक सवाल आता है सबसे ज्यादा शुगर कौन प्रोड्यूस करता है, तो याद रखिएगा ब्राजील, इंडिया नहीं है। बहुत लोग इंडिया चांद टिक कर देते हैं, तो ब्राजील है आंसर। सबसे ज्यादा शुगर प्रोड्यूसिंग कंट्री जो है ब्राजील है। अगर इंडिया में पूछ लेता है इंडिया में सबसे ज्यादा शुगर कहाँ पाया जाता है, तो यूपी, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा शुगर का उत्पादन होता है। तो याद रखेंगे। ये छोटी सी न्यूज थी, आगे बढ़ते हैं।
हाँ, तो आज की न्यूज़ सारी कवर हो गई। आज जो मैंने आपसे क्वेश्चन बोले हैं आप उनका आंसर दे सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, जो मेरे को चाहे फॉलो कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आगे पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। सो साइनिंग ऑफ टुडे, बाय बाय।